देखिए 18 मंडलों के प्रभुजन सम्मेलन, मुस्लिम समस्या और संवाद का कार्यक्रम, फिर पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन और 8 बड़ी रैलियां करने के बाद कि हम जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा, 15%, 27% से अतिरिक्त 15% आरक्षण देने का जो विषय है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का विषय है, पुरानी पेंशन का विषय है, इस बात को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। इसके लिए यात्रा की आवश्यकता है। विचारधारा समझौता नहीं किया जाएगा। विचारधारा जो समझौता करेगा वो दल ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। हम चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं लड़ते कि भाई जो है चुनाव हार जीत करनी है, हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को भी घर घर तक पहुंचाएं, ये हमारा काम है। इस देश में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण बिना आंकड़ों के, बिना कोई डेटा जुटाए दिया जा सकता है, तो समय आ गया देश में पिछड़े और अति पिछड़े समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, 15% अतिरिक्त आरक्षण, ये डिमांड मैंने पार्लियामेंट में उठाई। जब तक ओबीसी की गणना नहीं होगी, सामान्य जातियों की गणना नहीं होगी, तब तक ये गणना पूरी नहीं होगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं बिजनौर में हूं। मेरे साथ नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। हाल में ही 5 राज्यों का चुनाव परिणाम सामने आया। उस माहौल के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजीब तरह की हलचल है। कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ डर भी है, गुस्सा भी है। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके से करेगा, लोकतंत्र का अपहरण होगा, तो हम कैसे चुनाव जीत पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में आपने कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक की, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं? नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं के लिए नीरज भाई, मैंने और हमारे साथियों ने प्रदेश कमेटी, मंडल जोन कमेटी उत्तर प्रदेश की, राष्ट्रीय कमेटी का एक संयुक्त जो है चिंतन शिविर बुलाया था। और उस चिंतन शिविर में हमने भी जो आपने 5 प्रदेशों में चुनाव हुए और उनका जो जिस तरह का परिणाम आया, उसके आधार पर चिंतन किया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, पार्टी का एक सम्मानित और ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते, कि हमारी पार्टी देश प्रदेश की हर एक राजनीतिक गतिविधि पर नजर रख रही है। और जिस तरह से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की जो शक्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है, लोकतंत्र का, अभिव्यक्ति का जिस तरह से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी गला घोटा जा रहा है, हम सब चीज़ों को देख रहे हैं। और हमने जो चिंतन किया है उसके बाद हमने तय किया है कि हमें 403 विधानसभाओं पे कमर कसनी है और मजबूती से काम करना है। हम ये नहीं मान रहे कि 8 महीने बाद चुनाव, हम ये मान रहे हैं कि अगले महीने चुनाव है और हर दिन चुनाव, और चुनाव के तौर पे ही हम आगे सारे के कार्यक्रम अपने सुचारू करेंगे। और हम इन सब चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। चुनाव होता है, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, किसी छिपा हुआ नहीं। जहाँ एक तरफ निराशा पैदा होती है परिणाम देख के, वहीं तमिलनाडु के परिणाम से एक आशा भी पैदा होती है कि अगर जनता साथ दे और आप जनता के साथ के सामने मजबूत स्थिति में मजबूत मुद्दे लेके, उनके हित के मुद्दे लेके जाएं, और जिस तरह का विश्वास जो है उत्तर प्रदेश में की महान जनता ने हम लोगों पे दिखा चुकी है जो 2024 में, उस विश्वास को अगर हम लोग मजबूत रख पाए, उस विश्वास पे खरे उतर पाए जनता के, तो मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि अभी मैं मेरठ में था 1-2 दिन पहले, कुछ ज्वाइनिंग करा के लाऊं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी, भाजपा पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा, आम आदमी पार्टी ने भी। आज ये स्थिति बन रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड हो या मध्यांचल हो या रोहिलखंड हो, सब जगह पे आजाद समाज पार्टी की स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। और इस चुनाव से लोगों के मन में विश्वास भी पैदा हो गया है कि लड़ने वाला व्यक्ति ही सरकार का सामना कर सकता है। जो लड़ेगा वही इस आंदोलन को आगे ममता बनर्जी तो बहुत मजबूती के साथ लड़ी, लास्ट दिन तक लड़ती रही। तो चुनाव में हार जीत होती है, वो लंबे समय चीफ मिनिस्टर थी वो वहां। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सरकारी मशीनरी का उस पैमाने पे दुरुपयोग ना हुआ होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। और सबसे बड़ा एसआईआर का जो विषय था, और आपको भी पता है कि 21 लाख वोटर जो है वोट ही नहीं डाल पाए, और किस तरह की टिप्पणियां हुई कि भाई अगले योजना में डाल लेंगे, और जिन्होंने एसआईआर का जिनको जो है जिम्मा दिया गया था वो किस तरह से जो है प्रमोट हो गए हैं। आप सब चीजें अपने आप देख रहे, जिस तरह चीरहरण, जिस तरह का जो है दमन जो है गला घोटा गया लोकतंत्र का, और जिस तरह से लूट की गई, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। वो यहाँ ना उत्तर प्रदेश में, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने ये चिंतन शिविर में हमने अपने कैडर को, जो बूथ का, सेक्टर का हमारा जो नेता है, हमारा कार्यकर्ता, उसको किस तरह से हम लोग जो है इन सब चीज़ों के चैलेंज से मुकाबला करने के तैयार करें, इसी पे बड़ा चिंतन मनन हुआ। और हम बड़े जिम्मेदारी से और अति विश्वास में नहीं, मैं कि विश्वास के साथ ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि
उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी काशीराम एक बड़ा परिवर्तन करने जा रही है और एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि सत्ता परिवर्तन यात्रा की चर्चा थी। क्या यात्रा निकालेंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे? मुझे लगता है संभवतः पहली यात्रा आपकी उत्तर प्रदेश में बड़ी यात्रा होगी, तो क्या सच्चाई है उसमें? देखिए, 18 मंडलों के प्रभुजन सम्मेलन, मुस्लिम समस्या और संवाद का कार्यक्रम, फिर पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन और 8 बड़ी रैलियां करने के बाद अब पार्टी ने तय किया कि जो पॉलिसी हम लोग लाए, चाहे वो कक्षा 1 से 12 तक समान एजुकेशन पॉलिसी हो, जिसमें जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की बात जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे हेल्थ पॉलिसी हो, रोजगार पॉलिसी हो, बिजली को लेके जो है हमारा वो है, शराबबंदी का जो एक बहुत बड़ा इशू जो है, जो बहुजन परिवार और सभी परिवारों के लिए जो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, उसको ध्यान में रखते शराबबंदी जो है आजाद समाज पार्टी राज का जाने पर करेगी। ये तमाम इशू जिसमें नौजवानों के लिए रोजगार भी है, किसानों की जो है MSP की लीगल गारंटी भी है, महिलाओं के लिए उनके सशक्तिकरण और रोजगार और उनको जो सुरक्षा की गारंटी है, उसके साथ जो है एक बड़ा इशू जो है, जो आप आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, PRD के जवान, होमगार्ड भाइयों बहनों के लिए, पुलिस के भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए उनकी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी और जो है और उनको वेतन विसंगता उनकी दूर करना और बोर्ड स्कीम खत्म करके जो है, और अगर वो 8 घंटे ज़्यादा काम उनसे लिया जाए तो उनके लिए ओवर टाइम पॉलिसी बना के जो है उनको मदद की जाए। ये तमाम इशू पे हम लोग जनता के बीच जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात मीडिया तो उस तरह से नहीं दिखाता। बड़े जो मीडिया चैनल है, बहुजन समाज के जो मीडिया है वो तो दिखाते हैं, तो वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो नहीं दिखाता। वो दिखाता भी तो निगेटिव पॉजिटिव अपने हिसाब पे आधार पे करके, अगर उसको मजबूरी में हमारे पक्ष में कुछ लिखना पड़ा तो 2-4 लाइनें ऐसी जरूर लिखेगा जो हमारी छवि पे कोई इस तरह का डेंट लगा रही हो या हमारी छवि को खराब करने का काम कर रही हो, हमारे आंदोलन को कमजोर दिखाने का काम कर रही है। मैं इस स्वभाव को जानता हूँ, इस मीडिया स्वभाव को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूँ कि हम जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा, मतलब होनी है, तय है वो होनी है। देखिए, जिस आंदोलन का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ या जिस आंदोलन का से मैं आया हूँ, जिस आंदोलन का मैं कार्यकर्ता हूँ, वो आंदोलन में काम करने वाला जो मेरा वीर बहादुर साथी है, नौजवान है, हमारी बहनें माएँ हैं, वो बहुत बहादुर हैं। वो गर्मी, सर्दी, आंधी तूफान, धूप छाव, रात दिन की परवाह नहीं करते, मैं उनको जानता हूँ। और जिस समाज में, जो बहुजन समाज है, उसमें हम विश्वास पैदा करने, जागरूक करने के लिए तो उनको जा रहे हैं, और कोई बड़ा काम थोड़े कर रहे हैं। तो उसकी मैं हालात को जानता हूँ, वो हालात से बेबस लाचार है। वो चाहता है कि उसको उसके हक अधिकार मिले, उसके लिए वो चाहता है कि किसी भी तरह का संघर्ष हो, वो उसको करने के लिए तैयार है। तो हम तो संवैधानिक संघर्ष यानी कि उनको यात्रा के जरिए जागरूक करने का काम जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो अति पिछड़े समाज को 15%, 27% से अतिरिक्त 15% आरक्षण देने का जो विषय है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का विषय है, पुरानी पेंशन का विषय है, इन तमाम विषयों को लेकर जो है हम लोग जनता के बीच जाएंगे। और जो आज हमारी बात को सुनकर लुभावने वादे कर रहे हैं, वह उन सबका भी हम के बारे में ये जानकारी छोटे छोटे हम बता देंगे। ज़्यादा समय तो किसी पे खर्च नहीं करेंगे कि बहुत सारी पार्टियों को मौका मिला है प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करने का भी, पुरानी पेंशन बहाल करने का भी, और कक्षा 1 से 12 तक क्वालिटी एजुकेशन देने का मौका भी सरकार बना के उनको मिला है। लेकिन क्यों नहीं दी उन्होंने, अगर उनके पास विजन था। ये विजन आजाद समाज पार्टी काशीराम के जो कार्यकर्ता नेता उनके अंदर है, जो फूले, साहू, अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम और तमाम हमारे महापुरुष जो हैं, चाहे वर्जक संघ के हों, सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए हों, या हिस्सेदारी के जितने भी आंदोलन चले, उनके विचार का जो सामूहिक परिवार नजर आता है, एक विचार नजर आता है, वो आजाद समाज पार्टी काशीराम के रूप में अब जनता के बीच में। और उसी विषय को, ना धन कमाना, देखिए, ना रिश्वत, ना लूट, ना भ्रष्टाचार, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता के हितों की सरकार, और हर तरीके से जनता के कष्टों को खत्म करके जनता को स्वाभिमान सम्मान का जीवन और समानता का जीवन देने वाली सरकार बनाने के लिए हम लोग जमीन पे जाएंगे, यात्रा करेंगे, घर घर जाके लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और अपने छोटे छोटे साधनों से अपनी बात को घर घर तक, बहनों तक, माओं तक, बड़े बुजुर्गों तक, नौजवानों तक, बेटियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस बात को लेके हम लोग जनता के बीच जाएंगे, इसके लिए यात्रा की आवश्यकता है। तो ये जो नीले झंडे वाले, नीले पटके वाले जो है बीमार में आजाद समाज पार्टी के योद्धा, ये इस बार जो है इस सत्ता को पलट कर ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने 403 विधानसभा कमर कसी है, और मुझे उम्मीद है कि महापुरुषों के आशीर्वाद से और उनके संघर्ष से लोगों ने सोचा नहीं होगा जिस तरह परिणाम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के फेवर में आएंगे। चंद्रशेखर आजाद संघर्ष से उठे हुए व्यक्ति हैं, उसके बाद आप सांसद बने। तमिलनाडु के जिस तरह के रिजल्ट आए, एक युवा जीता, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी उठाया गया कि चूंकि विचारधारा की बात करते थे MK स्टालिन, इसलिए चुनाव हार गए। आप विचारधारा को लेकर चलने वाले व्यक्ति, आपको क्या लगता है इस मामले में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, विचारधारा आदमी की शक्ति होती है और आंदोलन की जड़ें होती हैं विचारधारा।
इवन यार समझ लीजिए जैसे व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से आंदोलन में विचारधारा की शक्ति होती है। विचारधारा से लोग जुड़ते हैं, व्यक्ति से नहीं जुड़ते। विचारधारा अगर छोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या। लेकिन मेरा कहना, विचारधारा अपनी अपनी है। बीजेपी किस विचारधारा का राज बनाना चाहती है, किस विचारधारा पे काम कर रही है, ये उनकी नीतियों में दिखता है। आजाद समाज पार्टी किस विचारधारा का राज लाना चाहती है, और हमारे महापुरुषों ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात की है, सबके लिए समान अवसर की बात की है, स्वाभिमान सम्मान के जीवन की बात की, गरिमाई जीवन की बात की है। एजुकेशन को, हम पे जमीन नहीं है, हम पे रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं है, हमारे लिए शिक्षा का महत्व रखती है। ये मैं जानता हूँ, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, इस बात को मैं समझता हूँ। अगर मुझे मेरे फादर शिक्षित होने का मौका नहीं देते, अच्छी पढ़ाई नहीं देते, तो मैं कहाँ से अपनी बात रख पाता। तो ये इसमें स्पष्ट है कि विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। संरक्षण सबका किया जा सकता है, अवसर सबको दिए जा सकते हैं, राजनीति में हिस्सेदारी सबको दी जा सकती है, लेकिन विचारधारा समझौता नहीं किया जाएगा। विचारधारा जो समझौता करेगा वो दल ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आगे नहीं। कुछ पार्टियां हैं, अभी उत्तर प्रदेश की बात करें कि उस जीत हार के हिसाब से तय कर लेते हैं, इधर जीते तो इधर विचारधारा, उधर से जीते तो उधर विचारधारा। नहीं, ये स्थायित्व नहीं है, और ये समझिए ये कोई दीर्घकालिक विजन भी उनके पास नहीं है। तत्कालिक कुछ गोल्स हैं, उन गोल्स के आधार पर वो काम कर रहे हैं, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है। लेकिन हम वैचारिक लोग हैं और विचारधारा के आधार पर स्पष्ट खड़े। हम फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम है महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना। हम भी चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और अपने विरोधियों को, कि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए हम योद्धा, बहादुर सिपाही तैयार करना चाहते हैं। हम इसलिए भी चुनाव लड़ते हैं। हम चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं लड़ते कि भाई जो है चुनाव हार जीत करनी है, हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को भी घर घर तक पहुंचाएं। ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम चुनाव हारे भी हैं किसी स्टेट में, हम राजस्थान में चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, या उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हारे थे, मगर हमने अपनी महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर बहुत सारे लोग तैयार किए हैं। उसका परिणाम आप इस वाले चुनाव में देख लेना। हमने अपने विचारधारा समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बदली है। धर्म के साथ उसने जाति को बखूबी समझते हुए जाति के मुख्यमंत्री बनाना शुरू किए, राज्यपाल बनाना शुरू किए। अभी 8 मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए, 8 में से 8 जातियां। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी 12, 13, 14 जातियों के साथ चुनाव लड़ रही हो, ऐसे समय में इसकी काट के लिए क्या योजना है? देखिए, जो अभी प्रिसिमन बिल में और हमारे घरों को, विपक्षी सांसद घरों को घिरवा रही है सरकार, महिलाओं को गुमराह करके, हमारी बहनों को, माओं को। और अभी जिसका आपने जिक्र किया कि भाई उन्होंने 8 जातियों के 8 मंत्री बनाए, तो उनमें उन्होंने उनको कितना रिप्रेजेंटेशन दिया? कितने मंत्री उन्होंने महिलाओं को बनाए? एक बनाया। तो एक का मतलब 8 में से एक का मतलब लगभग 12.5%। तो आप तो 33% का वादा खुद कर रहे हो और खुद 12.5% दे रहे हो। इसको क्या माना जाए? इसका मतलब यह है कि आपकी कथनी करनी में फर्क है, और ये आपका राजनीतिक एजेंडा है। मैं आपसे आज कह रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, मैं इकलौता सांसद जिसने कहा था कि आप 50% महिलाओं को, आधी आबादी 50% है, 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दीजिए, और उसमें पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनकी भी, जिनकी संख्या कम है, उनको भी आप उनकी संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव दें, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, सिख हो, चाहे बौद्ध हो। अगर आपकी कथनी और करनी फर्क नहीं है, अगर आप महिलाओं का वास्तविकता में सामूहिक विकास चाहते हैं, तो आपको उनको भी अवसर देने पड़ेंगे। वो लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं और जाति के कहते हैं, हम जो जाति को नहीं, इसको प्रायोरिटी देते, हम लोग मेरिट की बात करते हैं। लेकिन उनको पता है कि भारतीय राजनीति में जाति एक इतना बड़ा फैक्टर है, उसको इग्नोर नहीं किया जाता। देश के प्रधानमंत्री उसका यूज जो है पार्लियामेंट से लेकर चुनाव में करते हैं। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अभी हम पे उस तरह की शक्ति नहीं है, हम लोग देने की स्थिति में नहीं। पद तो हमने बहुत सारे लोगों को दिए, जिम्मेदारियां भी दी, कोर कमेटी में तमाम जगह स्थान भी दिए। लेकिन जब राजकाज बनेगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ, इन्होंने तो 8 मंत्रियों में से 8 जातियों को मौका दिया है। हम हर वर्ग की, हर जाति को मौका देंगे, उन वर्गों में जिनको अब तक मौका नहीं मिला, उनको मौका नहीं मिला, जिनका जिला पंचायत स्तर, जिला पंचायत जिताने का भी वोट जिनके पास नहीं, उनको भी हम लोग अपने समाज के हित में आगे बढ़ने का, सरकार तो उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन उनको भी अवसर देके और उनके बुनियादी मुद्दों को पटल पे लाके उनको भी जो है नए अवसर प्रदान करने के लिए आजाद समाज पार्टी जो है तत्पर है, और ये संकल्प है हमारा। और जब समय बदल जाएगा, थोड़ी ताकत बढ़ेगी, तो आप देखना उन लोगों को जिनके पास वास्तविकता में आज उतने अवसर नहीं है, और जिनके पीछे कोई बाप बड़ा नाम नहीं जुड़ा हुआ कि उनके दादा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री या विधायक, एमपी रहे, उन लोगों को, संघर्षशील युवाओं को भी अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, पार्टियां तो सारी कहती हैं,
लेकिन वो मिलेगा आजाद समाज पार्टी काशीराम में, और इसको हम सुनिश्चित करेंगे। तो हम इस बार, अगर आपको याद हो, वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से जो बिल आया था, प्रसिमन बिल में उसको ही कहूँगा, उस पर जब मैं बोल रहा था, अपनी बात रख रहा, तो मैंने ये डिमांड उठाई कि अब समय आ गया देश में कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ओबीसी ईबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, कहाँ? विधानसभा और लोकसभाओं में, जो अभी तक नहीं है। ये डिमांड मैंने पार्लियामेंट में उठाई। जो स्टैंड विचारधारा के आधार पे और अवसर की समता के आधार पे और हिस्सेदारी के आधार पे आजाद समाज पार्टी ले सकती है, कोई पार्टी नहीं ले सकती। आपको मैं फिर इसको स्पष्ट कर देता हूँ, संकोच मत रखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, मैं 27 में से काट के देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अतिरिक्त 15%, 27 से अतिरिक्त अति पिछड़ों के लिए 1931 की जनगणना के अनुसार 52% आबादी थी पिछड़े वर्ग की। मैं 52 की स्थिति में अगर देश नहीं तो 42%, 27% ये पिछड़े वर्ग को, और इनसे अतिरिक्त जो जातियां, अति पिछड़ी जातियां रह गई, जिनको अवसर नहीं मिल रहे, संख्या उनकी कम है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन बने, उनका भी प्रतिनिधित्व बने। इसलिए आज जरूरत है कि उन अति पिछड़ी जातियों को 15% अतिरिक्त आरक्षण नौकरियों में भी और विधानसभा लोकसभा में भी मिले, पिछड़े वर्ग के साथ साथ। ये मैं चाहता हूँ। जब इस देश में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण बिना आंकड़ों के, बिना कोई डेटा जुटाए दिया जा सकता है, तो 15% जिनकी वास्तविक स्थिति में पता है, जब उनको अति पिछड़े इसलिए तो कह रहे हैं कि उनकी स्थिति खराब है, दयनीय, इसलिए उनको अतिरिक्त आरक्षण मिले। ये मांग मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाई, और मैं इस मांग को सिर्फ उठा नहीं रहा हूँ, ये हमने अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना लिया। आपने जब रिजर्वेशन की बात की तो स्वाभाविक है जातिवार जनगणना की भी बात आ जाएगी। कोर्ट तुरंत पूछती है कि गणना कहाँ है। झुंझुनू तो पकड़ा दिया गया, लेकिन पहले फेज की जो हो रही है, तमाम सफाइयों के बावजूद उसमें ओबीसी शब्द गायब है, एससी एसटी शब्द शामिल है। जिस दिन मैं हाउस में गया था और मैंने राष्ट्रपति अभिभाषण पे अपनी बात रखी, सबसे पहला मेरी बात ये थी कि माननीय काशीराम साहब कहते हैं जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो इस देश में जातिगत गणना कब होगी? अब सरकार ने जातिगत गणना का इस प्रेशर में अब निर्णय लिया, घोषणा कर दी है। लेकिन अब वो जब अभी एक सवाल आया तो मिनिस्टर बोले कि ये घरों की गणना, और घरों की गणना में जब आप एससी एसटी का कॉलम ला रहे हैं तो ओबीसी का क्यों नहीं ला रहे हैं? या फिर आप फिर पुनः कोई अन्य में डाल के ओबीसी के साथ खेल करना चाहते हैं, घर एससी एसटी हो सकता है तो घर ओबीसी, या फिर आप किसी की संख्या को छिपाना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ, इसमें एससी एसटी के साथ आप ओबीसी का कॉलम भी ला सकते थे, और इसी में जो है जाति गणना हो जाती है। आपको अलग से गणना करने की क्या जरूरत पड़ती? 2-2 बार वहाँ कर्मचारी को भेजना, उस समय लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक अच्छे आंकड़े आपके जुटाने का अवसर है, लेकिन आप वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आपकी मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा है। हमें डाउट है, मैं आज फिर कह रहा हूँ, भाजपा कतनी करनी, हमें डाउट है कि हो सकता है कि बाद में भी ये ओबीसी का कॉलम ना लाए और ओबीसी की गणना ना कराएं, ऐसा भी मुझे इनके ऊपर शक है। तो आपका विरोध रहेगा? नहीं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, मेरा विरोध ईवीएम पे भी है। मैं ईवीएम का भी उतना ही विरोधी हूं, और मैं ये मानता हूं कि जातिगत गणना में जब तक ओबीसी की गणना नहीं होगी, सामान्य जाति की गणना नहीं होगी, तब तक ये गणना पूरी नहीं होगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मुखर होकर न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि लोगों के बीच जाकर के भी अपनी बात रखते हैं। अब जो उन्होंने सत्ता परिवर्तन यात्रा का बिगुल फूंका है, वो उत्तर प्रदेश में कितना कमाल दिखा पाएगी, उनका असर लोगों के बीच में कितना होगा, ये 2027 तय करेगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।